हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग टॉपिक। मैं इच्छा सिंह आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पार्ट 3 पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने पार्ट 2 में मैन्योर फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। Okay, students, let's start. Organic farming. Using fertilizers and pesticides has its own disadvantages. जो हम लोग फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, इसके तो कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मतलब होता है, एडवांटेज का मतलब फ़ायदा और डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। तो जो हम लोग फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं वो अपने आप में कुछ नुकसान देह भी होते हैं। जैसे दे कॉज पॉल्यूशन, डैमेज सॉइल फर्टिलिटी इन लॉन्ग रन। ये क्या कर सकते हैं? ये पॉल्यूशन करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को डैमेज कर देते हैं लंबे समय के लिए। ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल ऑब्टेन्ड में कंटेन हार्मफुल केमिकल इन स्मॉल अमाउंट। जो भी ग्रेन्स जिनमें हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, जैसे जो भी ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनमें क्या होते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट में हार्मफुल केमिकल इनकी वजह से आ जाते हैं। तो अब देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? Organic farming is a farming system with no or very little use of chemicals like fertilizer and pesticides. Organic farming, फार्मिंग का मतलब होता है खेती करना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जिसमें हम बहुत ही छोटी मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में केमिकल्स का उपयोग करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। Different ways to protect food grains before they are stored for future use. जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि अगर हम लोग को ग्रेन्स को स्टोर करना पड़ेगा तो हमें बायोटिक फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, माइंड में रख के ही हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिससे हम फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के पहले उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो पहला होता है ड्राइंग। ड्राइंग, द फूड ग्रेन्स शुड बी प्रॉपरली ड्राइड इन द सन। जो भी फूड ग्रेन्स है जिन्हें हमें स्टोर करना है, सबसे पहले हम उन्हें अच्छी तरीके से सूर्य की रोशनी में उसे ड्राइड कर लें, सुखा लें। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। द ग्रेन्स मस्ट नॉट कंटेन इंसेक्ट्स। The godown should be cleaned well. The cracks in the roof and on the walls and floor should be sealed completely. जो भी ग्रेन्स हम जहाँ रख रहे हो वहाँ इंसेक्ट लगने के चांसेज ना हो। द गोडाउंस, जैसे हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं, गोडाउंस वगैरह में या कहीं रूम पे, स्टोर रूम में वगैरह में हम लोग अनाज को रखते हैं, तो वो क्या होना, उसकी हम लोग पहले अच्छे से सफाई कर ले। वहाँ पे हाइजीन, बिल्कुल गंदी जगह हम लोग को ये ग्रेन्स नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर पहले से ही वो जगह गंदी रहेगी और हम लोग जब ग्रेन्स को रखेंगे, इसकी वजह से वहाँ से और कीड़े मकोड़े क्या होंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले उस गोडाउंस को क्लीन कर लेना है जहाँ पे हमें ग्रेन्स को रखना है। जो भी क्रैक्स इन द रूफ एंड ऑन द वॉल्स एंड फ्लोर, जो भी उस फ्लोर, फ्लोर मतलब जो भी फर्श है जहाँ पे आपको अनाज रखना है, वहाँ पे जो दीवार, फर्श और जो भी छत हो, उनकी दीवारों को देख लीजिए कहीं क्रैक्स तो नहीं हुए हैं। अगर वो हुए हों तो उन्हें प्रॉपर पहले सील्ड कर लीजिए, पैक्ड कर दीजिए। थर्ड है फ्यूमिगेशन। गोडाउन्स एंड स्टोर शुड बी प्रॉपरली स्प्रेड विथ फ्यूमिगेंट। जो भी गोडाउन्स और स्टोर्स होते हैं उनको हमें फ्यूमिगेंट से पहले स्प्रे कर देना है, ताकि वहाँ पे जितने भी पहले से बैक्टीरिया, वायरस, जो भी इंसेक्ट हों वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाएं। स्पेशली द सीड्स शुड बी ट्रीटेड विथ इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। स्पेशली जो भी सीड्स हम लोग रखते हैं उसको हम लोग इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड से पहले हम लोग उसको फ्यूमिगेंट कर दें, उस पर छिड़काव कर दें। डी, स्टोरेज डिवाइसेस। क्लीन्ड एंड ड्राइड ग्रेन शुड बी स्टोर्ड इन गनी टैग्स और अदर प्रॉपर बैग्स। देखिए यहाँ पे गनी, गनी का मतलब होता है बोरिया।
आप लोग समझते होंगे जो बोरिए आते हैं जिसमें हम लोग रखते हैं, प्लास्टिक की बोरिया या वगैरह जो भी जिसमें हम लोग अनाज को रखते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग गनी बैग्स। तो जो भी गनी बैग्स हैं उसको हम लोग क्या करें, अच्छे से सफाई कर लें, सुखा लें, फिर हम लोग उसको गनी बैग में पैक कर दें। एयर टाइट मॉइस्चर रेसिस्टेंट एंड टेम्परेचर रेसिस्टेंट स्टोरेज डिवाइस हैव बीन डेवलप्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, दे दीज शुड बी यूज्ड। हमें सबसे पहले क्या करना है, एयर टाइट मॉइस्चर रेसिस्टेंट, मतलब जो भी हम जिस चीज़ में ग्रेन्स को अनाज को रख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, उसमें कहीं भी एयर पास होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एयर होगा तो मॉइस्चर होगा, तो ये सब चीज़ें होगी तो वो जो ग्रेन्स होगा वो क्या होने लगेगा, सीलने लगेगा, सड़ने लगेगा। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि जिस चीज़ में हम रख रहे हो ग्रेन्स को वो एयर टाइट हो, मॉइस्चर रेसिस्टेंट हो और टेम्परेचर रेसिस्टेंट स्टोरेज डिवाइसेज जो भी होते हैं हम इन्हीं का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज ए साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन एन एफिशिएंट मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। एनिमल हस्बेंड्री जो होता है, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री जो होता है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है जो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है जो हम लोग पालतू जो जानवर होते हैं उनको डोमेस्टिक बोलते हैं, जिनको हम अपने घरों में क्या करें, पाल सकें। तो एनिमल हस्बेंड्री जो होता है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है डोमेस्टिक एनिमल्स का, उनको हम एक पर्याप्त मैनर में रखते हैं जिससे कि हम उनसे फूड प्राप्त कर सकें और जो भी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट उनसे मिलते हैं उन्हें हम पर्याप्त मात्रा में अच्छे से प्राप्त कर सकें। तो एनिमल हस्बेंड्री का डिफिनीशन ये है, एनिमल हस्बेंड्री इज ए साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन एन एफिशिएंट मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। कैटल फार्मिंग। नाउ, अब कैटल फार्मिंग क्या है, कैटल फार्मिंग। अब देखिए कैटल मतलब भी क्या होता है, पशु, मतलब हम कैसे पशुओं के थ्रू हम इनका खेतों में यूज़ कैसे कर सकते हैं, इनका क्या उपयोग है हमारी खेती में। तो कैटल फार्मिंग का जो पर्पज होता है वो ये है, पर्पज ऑफ कैटल फार्मिंग इज, पहला क्या होता है, फॉर गेटिंग मिल्क, हम कैटल से क्या प्राप्त कर सकते हैं, दूध। तो हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, फॉर गेटिंग मिल्क। बी, प्लॉगिंग फील्ड्स, हम लोग खेत जोतने में भी जो ऑक्स होते हैं, बैल होते हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं, खेत जोतने के काम में भी वो लोग आते हैं। तो हम लोग प्लॉगिंग फील्ड्स। सी, बुलॉक कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो बुलॉक कार्ट, बुल कार्ट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे पहले क्या था कि जैसे अब तो ट्रैक्टर वगैरह का उपयोग हो गया है, लेकिन पहले क्या होते थे कि जब इस ग्रेन्स उग जाते थे खेतों में तो हम लोग बुलॉक कार्ट्स के साथ, बैल की गाड़ी पीछे लकड़ी की होती थी, बहुत आप लोग वीडियो में कभी कभी देखे होंगे, पिछले जैसे हमारा जो जनरेशन था उससे पिछले वाले जनरेशन में बुलॉक कार्ट का उपयोग किया जाता था कि अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। तो वो जो बुल कार्ट था वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था। तो कैटल फार्मिंग के क्या क्या पर्पस हुए, फॉर गेटिंग मिल्क, प्लॉगिंग फील्ड्स और बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। टाइप्स ऑफ कैटल। अब कैटल कितने तरह के होते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं, काउस एंड बुफेलो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पे अब दे रखा है कि एनिमल्स के टाइम दे रखे हैं। मिल्च एनिमल्स, दिस इंक्लूड मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स उसको बोलते हैं जिनमें मिल्क को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी हो, जैसे फीमेल कैटल। ड्रॉट एनिमल्स कौन से होते हैं, दोज एनिमल्स विच डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क एंड आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वर्क। वो एनिमल जो मिल्क तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते बट इनका उपयोग खेती के लिए किया जाता है, जैसे ऑक्स। लैक्टेशन पीरियड, द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ ए यंग वन एंड द नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। अब लैक्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन का पीरियड होता है जब एक यंग वन, कोई भी एक मतलब कैटल का बर्थ हो जाए, उससे लेकर जो उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसके बीच के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड। अब
हम लोग इन कैटल को तो हम लोगों ने रख लिया, बट कैटल को रखने के लिए उसकी केयर भी तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या क्या केयर करेंगे? पहला, केयर ऑफ कैटल। पहला है, सबसे पहला, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, roofed shelter with good ventilation for protection from rain, heat and cold। जो भी हम शेल्टर, जो रूफ्ड शेल्टर है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं अगर कैटल को रखने के लिए, तो वो क्या होना चाहिए? गुड वेंटिलेटेड। वेंटिलेटेड का मतलब होता है उसमें चारों ओर से हवा आ सके। वेंटिलेटेड है, उसका आर पार हवा हो सके। गुड वेंटिलेशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। लेकिन ऐसा वेंटिलेशन रखना है जिससे हम, बारिश हो तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल खुले में छोड़ दिया और जहाँ पे हम केटल्स को रख रहे हैं वहाँ पे पूरी बारिश से वो भीग गए, उन्हें गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमें पर्याप्त टेम्परेचर, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें रूफ्ड शेल्टर तैयार करना है, जिससे हम रेन, हीट और कोल्ड से केटल को क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें। सेकेंड है रेगुलर ब्रशिंग ऑफ स्किन ऑफ कैटल। जो भी हम पशु पालते हैं उनको, हम उनके स्किन को हमें क्या करना है? रेगुलर ब्रश से साफ करना है, ताकि कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस उनके ऊपर क्या हो सके? हावी ना हो सकें। थर्ड है स्लोपिंग फ्लोर फॉर शेल्टर फॉर अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। जो भी हम फ्लोर, स्लोपिंग का मतलब होता है ढलानदार, मतलब जो भी हम फ्लोर यूज़ कर रहे हों कैटल के लिए, जो भी शेल्टर तैयार कर रहे हो वो ढलानदार होना चाहिए, स्लोपिंग होना चाहिए, ताकि उसमें पानी क्या हो? तुरंत बह जाए। उसमें वाटर लॉगिंग, मतलब लॉगिंग का मतलब होता है इकट्ठा, उसमें पानी इकट्ठा ना हो सके, तुरंत क्या हो जाए? तुरंत वो पानी वहां से स्लिप कर जाए। सेकंड होता है अब फूड। पहले तो हो गया सफाई के बारे में, अब दूसरा हो गया भोजन के बारे में। तो रफेज मेनली कंटेनिंग फाइबर। रफेज मेनली कंटेनिंग फाइबर। जो रफेज हम लोग को कैटल में सबसे ज़्यादा रफेज का ध्यान देना पड़ेगा, जो उन्हें क्या देते हैं? फाइबर्स बहुत ही मात्रा में उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमें जब भी कैटल को रखें उनके रफेज डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है कॉन्सेंट्रेट कंटेनिंग प्रोटीन। कॉन्सेंट्रेट्स, कॉन्सेंट्रेट्स का मतलब होता है, देखिए अब कंसंट्रेट कंटेनिंग प्रोटीन, जो कंसंट्रेट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो हमें जब कैटल रखें तो हम उन्हें कंसंट्रेट्स, जो उनकी डाइट है उस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। अब कंसंट्रेट्स फीडिंग क्या होती है? तो कंसंट्रेट्स फीड मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल फीड इंग्रेडिएंट्स ऑफ विच द न्यूट्रिएंट कंटेंट इज हायर। कॉन्सेंट्रेट फीडिंग ऐसा होता है जिसके इंग्रेडिएंट्स में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसे, उस डाइट को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट्स डाइट। ओके। फूड कंटेनिंग, थर्ड है फूड कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर फॉर इन्हेंस्ड मिल्क प्रोडक्शन। अब हम जो भी फूड उन्हें दे रहे हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन एंड मिनरल्स का भी होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे क्या होगा? उस कैटल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन की, इन्हेंस्ड का मतलब होता है बढ़ाना, जिसमें मिल्क मिल्क बढ़ाने की कैपेसिटी आ जाए। इनहेंस्ड का मतलब होता है बढ़ाना। तो हमें जो कैटल्स को फूड कंटेनिंग जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़रूर होने चाहिए, ताकि वो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें। ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं डिजीजेस। अब हम कैटल तो रख रहे हैं, बट हमें क्या करना है? उनके डिजीज़ के बारे में भी तो ध्यान देना है ना, कि उन्हें कोई डिजीज़ ना होने पाए। तो डिजीज़ कैन कॉज डेथ एंड रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। अब अगर कोई कैटल को डिजीज़ हो जाएगा, कोई रोग हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? या तो उन्हें मार डालेगा, डेथ हो जाएगी उनकी उस वजह से, और या तो मिल्क प्रोडक्शन, जो मिल्क वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमें डिजीज से भी अपने कैटल को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा? पैरासाइट्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। दे डिराइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। जो पैरासाइट्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो दिखेंगे नहीं, तो वो या तो अंदर, लिविंग इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे। और देखिए अब पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी। पर मतलब दूसरा, और जीव मतलब जो दूसरे पर आश्रित रहे। तो जो पैरासाइट्स होते हैं
मतलब जो कैटल्स में डिजीज अब किन किन कारणों से होंगे, तो पहला पैरासाइट्स की वजह से हो गया, क्योंकि यह पैरासाइट्स जो होते हैं वो दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। इनको अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर से ही लेना रहता है। ये अपना फूड खुद नहीं बनाते। तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो ये एकदम छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी दूसरे जीव के अंदर या बाहर ये वहीं पे मौजूद रहते हैं और दे डिराइव्ड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट, और वे वहीं से मतलब अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेकंड है एक्सटर्नल पैरासाइट्स ऑन स्किन ऑफ कैटल कॉज स्किन डिजीजेज। जो बाहरी पैरासाइट्स होते हैं, अब पैरासाइट्स में भी दो तरह की हो गए ना, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर रह रहे हो, जो उनकी बॉडी पे बाहर से हो, और इंटरनल जो बिल्कुल अंदर हो। तो जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं वो कैटल जो हमारे पशु हैं उनके स्किन में स्किन डिजीजेस को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। इंटरनल पैरासाइट्स क्या करते हैं, इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वर्म्स काज स्टोमक एंड इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स एंड फ्लूक्स कॉजेज लिवर प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप लोग होस्ट होस्ट एक ऐसा वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है। तो होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स अनदर ऑर्गेनिज्म। होस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना पालन पोषण दूसरे पे रह के, दूसरे पे आश्रित होकर अपना पालन पोषण करता है। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे इंटरनल पैरासाइट्स। इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वर्म्स कॉज, जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं जो अंदर रहते हैं कैटल के, वो स्टमक और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम या लीवर प्रॉब्लम को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। थर्ड पॉइंट है इसमें बैक्टीरिया वायरस कॉज इन्फेक्शस डिजीजेस दैट कैन बी इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर। ये इन्फेक्शस डिजीज के बारे में बताया है। तो जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो क्या, कौन सा डिजीज कैटल में उत्पन्न करते हैं, इन्फेक्शस डिजीज। और इन्फेक्शस डिजीज वो होता है जो आसानी से एक कैटल से दूसरे को हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शस, मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेज। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है मुर्गी पालन। तो पोल्ट्री फार्मिंग इज डन फॉर एग्स एंड मीट। जो पोल्ट्री फार्मिंग हम लोग करते हैं किस चीज़ के लिए करते हैं, एग्स और मीट के लिए। दे बोथ प्रोवाइड प्रोटीन टू आवर डाइट, और ये दोनों हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी डाइट में प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। अब इनमें भी ये दो तरीके के होते हैं, पहला ब्रॉयलर्स, दूसरा लेयर्स। अब ब्रॉयलर्स क्या होता है, बर्ड ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स। जो बर्ड्स हमें मीट प्राप्त मतलब हमें मीट उनसे हमें ऑब्टेन हो, प्राप्त हो, ऐसे हम बर्ड्स को क्या बोलेंगे, ब्रॉयलर। दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 6 to 8 weeks फ्रॉम देयर बर्थ। और इनका हम कब यूज़ कर सकते हैं इस मीट का, कि उनके बर्थ के, उनके जन्म के 6 से 8 वीक्स बाद। तो जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, मीट ऑब्टेन होता है हमें उनसे, और उनका उपयोग हम उनके बर्थ के 6 to 8 weeks आफ्टर करते हैं। उसके बाद आता है लेयर्स। बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग एग्स आर कॉल्ड लेयर्स। जो बर्ड से हमें एग ऑब्टेन हो, एग प्राप्त हो, उसे हम लेयर्स बोलते हैं। वहाँ पे क्या था, मीट प्राप्त हो। देखिए डिफरेंसेस, अगर डिफरेंसेस भी आएगा तो आप इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वहाँ से क्या था, उस बर्ड से हमें मीट ऑब्टेन हो, और यहाँ पे क्या है, हमें एग ऑब्टेन हो, तो हम इन्हें लेयर्स बोलते हैं। दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 20 weeks व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी हैज बीन अटेम्प्ट टू ले एग्स। मतलब हम इनके सेक्सुअल मैच्योरिटी के 20 weeks बाद, जब ले एग्स का मतलब होता है अंडे देना, ले एग्स का मतलब होता है अंडे देना, मतलब कि हम इनके सेक्सुअल मैच्योरिटी से 20 weeks बाद जब ये अंडे दें तब हम इनका उपयोग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स आर क्रॉस ब्रीड। जो ये दोनों ब्रॉयलर्स और लेयर्स जो होते हैं वो क्रॉस ब्रीड में अधिकतर उपयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट्स, ब्रीडिंग इज डन टू इनहेंस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन हेंस। हेंस में ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन। हेंस में हम ब्रीडिंग के लिए फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। पहला क्या होता है, मोर एंड बेटर क्वालिटी चिक्स। जो भी चिक्स हैं उन्हें हमें कैसा होना चाहिए, वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, और
मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रहेंगे तभी वो अच्छा एग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। लो मेंटेनेंस, उनकी जो मेंटेनेंस हो वो क्या हो, लो हो। ब्रीडिंग इज डन टू प्रोड्यूस ड्वार्फ ब्रॉयलर्स मीट गिविंग बर्ड्स। देखिए ड्वार्फ ब्रॉयलर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मीट गिविंग बर्ड्स। फीडिंग कॉस्ट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस इन पोल्ट्री फार्म। ब्रीडिंग जो होता है हम अक्सर ड्वार्फ ब्रॉयलर्स के थ्रू ही करते हैं क्योंकि इनके में हमें थोड़े कम खर्च की ज़रूरत पड़ती है। फीडिंग कॉस्ट इज़ द बिगेस्ट एक्सपेंस इन पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्मिंग में जो फीडिंग का कॉस्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मतलब ज़्यादा थोड़ा खर्च आता है। एक्सपेंस का मतलब खर्च। ड्वार्फ ब्रॉयलर्स नीड लेस फूड। जो ड्वार्फ ब्रॉयलर्स होते हैं उनमें उनको मतलब कम भोजन की आवश्यकता होती है। एंड कैन रिड्यूस कॉस्ट बाय 30%। और ये 30% जो कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा क्रॉस ब्रीडिंग में किसका उपयोग करते हैं, ड्वार्फ ब्रॉयलर्स का। ऑल्सो दे कैन टॉलरेट मोर हीट। और ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट सहन भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अक्सर क्रॉस ब्रीडिंग में ड्वार्फ ब्रॉयलर्स का उपयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिश प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स हो उसको लिखकर ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।